स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से बाहर जाएगी नहीं, तो फिर ये ऑक्सीजन कम्पीट कर जाएगी और ये RUBP से बाइंड कर जाएगा, तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैम में देखने को मिलेगी। क्या कह रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे भाई? कंडीशन इंटरनल CO2 concentration is always remain almost constant around Rubisco, but internal oxygen concentration is variable due to variable rate of light reaction. लाइट रिएक्शन का रेट वेरी करेगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ज़्यादा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी. When oxygen concentration is higher than CO2 concentration, then Rubisco perform oxygenation of RUBP विच लीड टू द फिनोमिना ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन का बाइंड करना क्या हो गया? ऑक्सीजनेशन. क्लियर बेटा? कार्बन का डाइऑक्साइड का बाइंड करना क्या हो गया? कार्बोक्सिलेशन. Here the RUBP instead of being converted to 2 molecule of PGA binds with oxygen to form 1 molecule of phosphoglycerate, that is again 3 carbon compound, and 1 molecule of phosphoglycolate. In the photorespiratory pathway there is neither synthesis of sugar. ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है? ये अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन को फॉर्म कर सकता है. इन द फोटोरेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नेदर सिंथेसिस ऑफ शुगर. कोई शुगर का फॉर्मेशन हुआ नहीं यहाँ पे. नॉर ATP, CO2 ही नहीं है, C कार्बन नहीं आया तो शुगर तो नहीं बनेगा. नॉर ऑफ ATP, कोई ATP का फॉर्मेशन भी नहीं होगा. NADPH2 तो फॉर्म क्या, अगर लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुआ है तो भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है? रेदर इट, ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन से क्या हुआ? रेदर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP. द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट. कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक तरीके से वहाँ पे वेस्टेज है. सिर्फ ATP को यूज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को वैसे ही कम कर दे रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड कम है, उसको और आके बाइंड भी नहीं करने दे रहा है, तो एक तरीके से हिंड्रेंस की भी प्रोसेस कर रहा है. और एज अ रिजल्टेंट कोई शुगर उगर कुछ प्रोडक्ट ऐसा फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से एक वेस्ट मैकेनिज्म हो गई, ठीक है. वार्बर्ग इफेक्ट क्या कह रहा है? इज द डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है. अब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और प्लांट फोटोसिंथेसिस, इसको नोट डाउन भी कर लेना बेटा. पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर. क्रोमेटोफोर जो होता है बैक्टीरियल मेनली पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर है. क्रोमेटोफोर छोटे छोटे प्रेजेंट होंगे, वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेंगे. पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर आर थाइलेक्वाइड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. Pigments are bacteriochlorophyll and bacterioviridin. Bacteriochlorophyll and bacterioviridin. Pigments are chlorophylls and carotenoid phycobilin. सारे जो accessory pigment है वो सब. It's anoxygenic because PS2 is absent. PS2 absent है तो ऑक्सीजन का कोई एवोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए ये क्या है? एनऑक्सीजेनिक प्रोसेस है. It is oxygenic because PS2 is present, which can photolyze the water molecule and oxygen evolved. Only one pigment system is present whose photocenter is B890. PS2 absent रहेगा यहाँ पे, ठीक है? B890 PS2 absent है. and 2 pigment system PS1 PS2. एक्सन स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है. अगेन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का एक्सन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इंफ्रारेड, मतलब फार फ्रॉम द रेड, रेड से भी ज़्यादा, तभी तो 890 हो गया ना बेटा ये वेवलेंथ. एंड एक्सन स्पेक्ट्रम क्या है इसका? नॉर्मल प्लांट का फोटोसिंथेसिस का ब्लू रेड. ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन NADP प्लस बींग रिड्यूस टू NADH. ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन NADP प्लस बींग रिड्यूस टू NADPH. क्लियर? यहाँ पे NADH है, वहाँ पे NADPH है, ठीक. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आने के चांसेस इसी टेबल से हैं. पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर जो 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से बहुत होगा तो, और उसके चांसेस एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही आएगा एक टेबल से, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक C3 C4 प्लांट एंड चूज़ फ्रॉम, ये ऑप्शन दिए, इससे चूज़ करना है. सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस. बिना ऑप्शन को देखे अब तुम लोग को ये फिल कर लेना चाहिए, मैंने क्लास में भी फिल कराया है.
सेल टाइप्स इन विच द कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, C3 में मेसोफिल होगा, C4 में बंडल शीट. सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन अकर, अगेन मेसोफिल और मेसोफिल, दोनों में मेसोफिल में इनिशियल कार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सैलोएसिटिक का फॉर्मेशन, या इधर हम लोग बोले पीजी का बनना, तो वो दोनों ही कहाँ हो रहा है, मेसोफिल में हो रहा है. हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव टू दैट फिक्स CO2, C3 में सिर्फ मेसोफिल, C4 में 2 है मेसोफिल प्लस बंडल शीट. And which is the primary carbon dioxide acceptor, RUBP and PP. नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, ये ध्यान में रखना, ठीक है. RUBP में 5 है, PEP में 3 है. विच इज़ द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, PGA एंड OAA. नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज 3 and 4, तभी C3 और C4 है. डज द प्लांट हैव रिबिस्को, दोनों में है. ये पूछा है क्वेश्चन हैव रिबिस्को, लोकेशन पूछेगा तो क्वेश्चन आंसर बदल जाएगा. डज द प्लांट्स हैव, PEP केस दोनों में प्रेजेंट है. विच सेल्स इन द प्लांट हैव रुबिस्को, देखो क्वेश्चन बदल गया, मीजोफिल होगा C3 में एंड बंडल शीट होगा C4 में. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, मीडियम होगा हाई होगा, ठीक है. अंडर हाई लाइट, लाइट इंटेंसिटी हाई हो, ट्रॉपिकल कंडीशन, दैट इज फॉर C4. और टेम्परेट में या C3 में कैसा होगा, मीडियम होगा. वेदर फोटो रेस्पायरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी तो नेग्लिजिबल होगा C4 में पूरा, और लो लाइट इंटेंसिटी होगा तो नेग्लिजिबल होगा ऑलमोस्ट C3 में भी फोटो रेस्पायरेशन. वेदर फोटो रेस्पायरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी पे फोटो रेस्पायरेशन तो देखो C4 में नेग्लिजिबल ही है, नहीं होगा. हाई लाइट इंटेंसिटी पे हाँ लाइसिस ज़्यादा चलेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा इवॉल्व होगा तो हाई है. वेदर फोटो रेस्पायरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, फोटो रेस्पायरेशन लो कार्बन डाई, यस. C3 में क्या हो जाएगा, हाई. लो कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो वहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन की चांसेस ज़्यादा होगी, और नेग्लिजिबल तो C4 में रहेगा. वेदर फोटो रेस्पायरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, नेग्लिजिबल. टेम्परेचर ऑप्टिमम 20 to 25 डिग्री, मतलब टेम्परेट रीजन में होंगे C3 प्लांट, एंड ट्रॉपिकल रीजन के, ट्रॉपिकल ड्राई रीजन के क्या होंगे, C4 प्लांट. एग्जाम्पल वीट, राइस, मेज, सुगर केन, sorghum. अब लास्ट पोर्शन आ जाता है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे 2 कैटेगरी अगर हम डिवाइड कर लें तो एक रहेगा तुम्हारा एक्सटर्नल फैक्टर, एक रहेगा तुम्हारा इंटरनल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर में सभी इन्वायरमेंटल कंडीशन आ जाती है, क्लियर, ठीक. और इंटरनल फैक्टर में तुम्हारा उसका हार्मोन वगैरह, उसका एनाटॉमी की किस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उससे अफेक्ट कैसा पड़ेगा वो, दैट इज इंटरनल फैक्टर, ठीक है. लीफ का साइज कैसा है, ठीक, कितना नंबर में स्टोमेटा प्रेजेंट है, कितना मेसोफिल प्रेजेंट है, बंडल शीट है कि नहीं है, ये सब क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर, ठीक. तो द प्लांट और इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. और फिर ये भी है कि प्लांट कितना मैच्योर है, ठीक है, लीफ क्या मैच्योर हो चुकी है, लीफ मैच्योर है या नहीं है, ये सब डिपेंडेंट होगा कि उसके इंटरनल फैक्टर में क्या ही पार्ट होंगे, ठीक है. बहुत ओल्ड प्लांट में भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई नहीं हो सकती है, बहुत न्यू प्लांट में भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई नहीं हो सकती, या यू कैन से कि बहुत ओल्ड लीफ में भी हाई नहीं होगा, या बहुत न्यू लीफ में भी हाई नहीं होगा. मॉडरेट एक डेवलप लीफ में, एक जैसे एडल्ट की बात करें उस तरीके की लीफ होगी, उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा. एक्सटर्नल फैक्टर वुड इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड वाटर. सभी चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल देख लियो तुम लोग, इसको खुद मेरे बिना बताए, यहाँ पे रिवीजन की बात है ये, वहाँ पे अगर हम नहीं भी कराएं तो भी एक अंदाज़ा होना चाहिए तुम लोगों को, और करेक्ट होना चाहिए कि क्या इनका क्या इम्पैक्ट होगा, क्लियर. As a plant photosynthesizes, all these factors will simultaneously affect its rate. Hence, though several
फैक्टर्स इंटरैक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। बैकमैन का एक लिमिटिंग फैक्टर का फिनोमेना मैंने बताया था कि 5 लोग ग्रुप बना के दौड़ रहे हैं, तो रनिंग की स्पीड उस पर डिपेंडेंट होगी जो उसमें सबसे कम कैपेसिटी रखना है। सबके पैर बंधे हैं तो वही ज़्यादा तेज़ दौड़, वो ग्रुप सबसे आगे होगा जिसमें लिमिटिंग फैक्टर सबसे एक्टिव होगा। ठीक है, सेम वे में अगर ये पूरी प्रोसेस में नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर होगा जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है और वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। क्लियर, उसी की बात करा। विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट, हैंस थ्रू सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। यूजुअली वन फैक्टर इज द मेजर कॉज और इज द वन दैट लिमिट्स द रेट। Hence, at any point, the rate will be determined by the factor available at the suboptimal level. When, ठीक है, सबसे जो कम रहेगा। When several factor affected any chemical या biochemical process, both Blackman's theory, ठीक है, Blackman's law of limiting factor, ठीक, comes into effect. This state the following: if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to the minimal value. It is the factor which directly affects the process of its quantity is changed. For example, despite the presence of green leaf and optimal light and CO2 condition, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. दिस लीफ, अब सारी चीज़ अवेलेबल है, एक चीज़ कम हो गई तो वो क्या हो जाएगी, उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर होगा। दिस लीफ इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग। अगर टेम्परेचर को भी सही ले आया गया तो वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की जाएगी। अगर जनरल बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर की तरह है C3 के लिए। ठीक है, जनरल सिर्फ प्लांट की बात किया जाए तो हमेशा ध्यान में रखो कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर होगा। CO2 is in clear sky, but light becomes limiting in cloudy days and in dense forest or for plants growing in the shade. लाइट कब कब लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, या तो क्लाउडी हो, इन्वायरमेंट क्लाउडी हो, या तो तुम्हारा एकदम डेंस फॉरेस्ट हो, ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट हो, कैनोपी का फॉर्मेशन हो और नीचे छोटे छोटे प्लांट ग्रो कर रहे हो तो वहाँ पे लाइट पहुँच ही नहीं रही है तो वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करेगी। क्लियर। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं। फर्स्ट है लाइट। लाइट में ध्यान रखना है अपने को कि लाइट एक रेट तक बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद लाइट का बढ़ना, ठीक है, सोलराइजेशन कॉज कर देगा, डैमेज करेगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को डैमेज कर देगा, क्योंकि क्लोरोफिल की सिंथेसिस सक्साइनिल कोएंजाइम ए से जब होती है, प्रो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वहाँ पे बनता है, तो वो भी क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हाई हो गई तो उस केस में क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। और जब भी हम लाइट की बात करेंगे तो हमें पैरामीटर ध्यान में रखना है, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए लाइट मिली, और लाइट की रेडिएशन या यू कैन से किस वेवलेंथ की लाइट है। इन सारे पैरामीटर को ध्यान में रख के हम इफेक्ट को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई क्या स्पेसिफिक मेंशन है, ठीक है। वी नीड अ डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट व्हाइल डिस्कसिंग लाइट एज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। जितना लाइट होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा, तो जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, लीनियर, बढ़ता हुआ। ठीक है। Rates at low light intensity. At the higher light intensity, gradually the rate does not show further increase as other factors become limiting. अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है यहाँ पर सोलराइजेशन को नहीं शो किया हुआ, डैमेज नहीं दिखा रहा, ये बस ये कह रहा है कि अगर लाइट बढ़ती भी गई तो भी कोई अदर फैक्टर है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह होगा, तो ये फोटोसिंथेसिस एक स्टेज पे मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, एक लेवल पे मेंटेन होके रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, दैट इज़ द सैचुरेशन, लाइट का सैचुरेशन हो जाएगा। लाइट सैचुरेशन अकर्स एट द 10% ऑफ फुल सनलाइट, और ये किस केस में होगा, जब सनलाइट हो, मतलब अच्छा खासा दिन हो, उसी टाइम में लाइट का सैचुरेशन होगा।
क्लियर है। अब लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई हो तो जो सोलराइजेशन इफेक्ट बात की है वो हो जाएगा। एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो कंपैरेटिव ध्यान में रखा करो ये सब सेंटेंस तुम लोग। लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर, इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट cause the breakdown of chlorophyll and a decrease in the photosynthesis. ठीक है, that is solarization. Temperature, the dark reaction being enzymatic rate. अब टेम्परेचर का इफेक्ट हम जब ऐसे समझ रहे तो टेम्परेचर और लाइट को एक साथ देख लेते, लाइट हाई है मतलब टेम्परेचर हाई है, ओके दैट आर रिलेटेड। बट टेम्परेचर का और भी इफेक्ट है ना बेटा, सारा एंजाइमेटिक कंट्रोल है, तो एंजाइमेटिक एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऑप्टिमम रेंज में ही वर्क करता है, अदरवाइज वो डैमेज कर जाएगा, तो वो प्रोसेस भी हो सकती है यहाँ पे। द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल though the light reactions are also temperature sensitive, they are affected to a much lesser extent. The C4 plants respond to higher temperature, इसलिए उसको ट्रॉपिकल ड्राई केस याद रखना है, एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाइल C3 प्लांट्स हैव अ मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। टेम्परेट रीजन के हैं प्लांट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depends on the habitat that they are adopted. Tropical plants have a higher temperature optimum than the plants adapted to temperate climate. अब जब भी टेम्परेचर की बात करो तो भैया वो तो प्लांट टू प्लांट और जगह टू जगह, हैबिटेट टू हैबिटेट डिपेंड करता है, वेरी भी करेगा कि वो किस टेम्परेचर पे ग्रो करने के लिए उसका इंटरनल एनाटॉमी और वो एडॉप्टेड है। क्लियर, उसके अकॉर्डिंग उसके जो ऑप्टिमम टेम्परेचर डिसाइड होगा उसके एंजाइम उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज बिटवीन 0.03 and 0.04%. Increase in concentration up to 0.05% can cause an increase in CO2 fixation rate. जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे CO2 के फिक्सेशन रेट तो हाई हो सकती है। क्लियर, बियॉन्ड दिस द लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे डैमेज कॉज हो जाएगा। द C3 and C4 plants respond differently to CO2 concentration at low light condition. Neither group responds to high CO2 condition. लो लाइट इंटेंसिटी पे दोनों ही ग्रुप में कोई हाई CO2 कंडीशंस पे रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, एट हाई लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 and C4 प्लांट शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। C4 प्लांट शो सैचुरेशन, सैचुरेशन ध्यान में रखो, C4 का कम होगा क्योंकि उसके अंदर मैलेट के फॉर्म में स्टोर है, वो CO2 को कंसनट्रेटेड स्टोर कर पा रहा है CO2 के फॉर्म को, जबकि C3 में ऐसा कोई कन्वर्जन नहीं देखे हम लोग, डायरेक्ट मेसोफिल में देख रहे थे, इसलिए वहाँ पे उसका सैचुरेशन हाई होगा। C3 इज रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन एंड सैचुरेशन इज सीन बाय बियॉन्ड 450 माइक्रो पर लीटर 0.045% और 450 ppm. Thus, current availability of carbon dioxide level is limiting to the C3 plants, not for the C4 plant. अभी क्या है, वो लिमिटिंग फैक्टर है किसके लिए, C3 प्लांट्स के लिए, नहीं कि C4 प्लांट्स के लिए। दैट्स बिकॉज C4 प्लांट्स में क्या है, एक तो स्टोरेज भी है और वहाँ पे कोई ऐसा कंपटीशन भी नहीं है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। The fact that C3 plants respond to higher concentration CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to the higher productivity has been used for the some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper. Example ध्यान में रखना, they are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere that leads to higher yield. अब हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखा था ना, ग्रीन में कवर करा दिया तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है रेडिएट हो रहा है, तो वहाँ पे एक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और वो उस पर फंक्शन करेंगे। तो एक तरीके का जो अर्थ के सरफेस से रेडिएशन है उसको स्टोर किया जाएगा,
तो जब उसको स्टोर किया जा रहा है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोर होती जाएगी, तो धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब मैक्सिमम C3 का कंसंट्रेशन, CO2 का कंसंट्रेशन ही C3 को चाहिए परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि C3 प्लांट्स जनरल प्लांट्स की कैटेगरी में, जब हम नॉर्मल प्लांट्स की बात करें तो C3 प्लांट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। Atmospheric CO2 is not limiting factor for C4 plants and submerged hydrophytes. CO2 compensation point. It is the point where rate of photosynthesis become equal to the rate of respiration. ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पायरेशन, मतलब रेस्पायरेशन से रिलीज होने वाली ऑक्सीजन तुम्हारे फोटोसिंथेसिस से रिलीज होने वाली ऑक्सीजन तुम्हारी रेस्पायरेशन में यूज़ हो जा रही है, और रेस्पायरेशन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जा रही है। ठीक है, CO2 कंपनसेशन पॉइंट फॉर C4 प्लांट इज 0 to 10 ppm एंड CO2 कंपनसेशन फॉर C3 प्लांट इज 25 to 100 ppm। नोट डाउन कर लेना है। वाटर की बात की जाए तो वाटर तो रेयरली लिमिटिंग फैक्टर है, कंडीशनली लिमिट हो सकता है, अदरवाइज वाटर का तो 99% जो वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब हो रहा है वो तो ट्रांसपायर ही हो जाता है। इवन दो सिर्फ 1% के करीब ही ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है, तो वाटर जनरली लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। इवन दो वाटर इज़ वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ वाटर एज अ फैक्टर इज मोर through its effect on the plant rather than directly on photosynthesis. Water stress causes the stomata to close, hence reducing the CO2 availability. Water stress, abscisic acid, stress hormones, ठीक है, स्टोमेटा क्लोजिंग, वो सब यहाँ पे एनाटॉमी वाला पोर्शन और तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन वाली मैकेनिज्म की बात हो रही है। बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स लीव्स विल्ट। वाटर स्ट्रेस कंडीशन लीव में क्या देखने को मिलेगा, विल्टिंग इफेक्ट, दस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, फोटोसिंथेसिस डाउन हो जाएगी ऑफ द लीव्स एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी